हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट। सो this particular webinar is all about like you have given your CA final exams, and now of course there are a lot of options that are there in front of you, right? You may be like interacting for the very first time with me, or maybe it is you must have attended some of the previous webinar. Let me introduce myself first. My name is Gunjan Shrimal, and by profession, I am a chartered accountant. Also, I have completed the management program with IIM Indore, and these last 15 years, first 10 years, I have worked with the industry. And these are the names which you are seeing on the screen: Apollo Hospitals, Idea Cellular, Bank of America, Axiata. I worked with these all companies. Uh, uh, Mostly it is like post qualification. I've seen the various steps, like starting with management trainee and then reaching to the position of CFO. After spending quite a lot time in the industry, I started this training institute, that is campus preparations. So CampRep is basically purely for campus preparations of MBA students and chartered accountants. So far, we have placed close to 2,000 students across industry, various profiles like banking, Big Fours, and uh, outside India also. So there has been a long understanding of what problems students generally face. तो ये पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर वेबिनार. और बैंक स्पेशली लाइक जब आप एग्जाम्स दे देते हो, उसके बाद का एक टाइम जो होता है वो काफी क्रूशियल टाइम होता है, और इस टाइम क्रूशियल भी होता है और फ्री टाइम भी होता है. तो इस टाइम पर आप क्या बेस्ट चीजें कर सकते हैं, राइट? आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस. बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक एरियाज ही रखेंगे आज. अदरवाइज ये डिस्कशन बहुत ही लंबा डिस्कशन बन सकता है. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है? बट आपके जो भी क्वेश्चंस हो, राइट, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके यू कैन आस्क एनी टाइम. यस. सो दिस इज बेसिकली अबाउट मी. एंड व्हेन वी हैव वर्कड विद दी स्टूडेंट्स, स्टार्टेड डूइंग द कैंपस ट्रेनिंग्स, there are a lot of students from variety of we can say background, because somehow some were like having single attempt, some were rank holders, some were having multiple attempts, and then multiple attempts also, like second, third, fourth, fifth. So we have handled students up till 16 attempts, right? 16 attempts तक के हम लोगों ने students देखे. और हर एक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है. इंडस्ट्री उनको किस तरह से परस्यू करती है वो भी अलग अलग होता है, राइट? सो उसके अलावा स्टूडेंट्स जो लोग की आर्टिकलशिप बहुत ही एवरेज फॉर्म से हुई है, किसी की आर्टिकलशिप लार्ज फॉर्म से हुई है, किसी ने लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट करा है, किसी ने बिल्कुल भी इस तरह के ऑडिट्स नहीं करे, किसी ने केवल टैक्सेशन में काम करा है. तो ऐसे बहुत कहने को सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन सबका जो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है, एक्सपेक्टेशंस है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बहुत डिफर करती हैं. और यही डिफरेंस के कारण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग कहाँ पर फिट हो सकते हैं इन दी करियर साइड, इन दी जॉब साइड, राइट? कहाँ पर हम लोग बेस्ट फिट हो सकते हैं. तो जो आज का डिस्कशन है बेसिकली वो जॉब और करियर के ऊपर ज्यादा है, नॉट स्पेसिफिकली जॉब. अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, या अगर आप अपने करियर में जो भी कुछ करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर टाइम में आप अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? दैट दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट दैट. So basically, what after CA final exams and some misconceptions, right? कुछ misconceptions होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. और जैसा मैंने ग्रुप पे भी बताया था कि लाइक वी जनरली डू इन एन इंटरैक्टिव फॉर्म. तो आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, राइट? वंस यू विल गिव द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस, यू विल गेट द प्राइजेस आल्सो.
सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आईसीआई कैंपस होता है, आईसीआई कैंपस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफी अभी से ही माइंडसेट बनाना इजी हो जाएगा कि हम लोग को क्या प्रिपेयर करना रहेगा आगे। Now, first of all, there are a lot of options, right? How to best utilize the time, right? ये तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स के नॉर्मली फीडबैक होते हैं उसके बेसिस पे जॉब, सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस में बेसिकली इंडेस रिलेटेड सर्टिफिकेशन, एक्सेल कोर्सेज, इंटर्नशिप, राइट, communication skills building, campus preparations, skill courses, right? General awareness related things. There are a lot of options that you must be having. ठीक है। अभी इसमें से अगर आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट सोचा हुआ हो तो वो बताएं, और नहीं तो फिर हम लोग आई विल टेल यू माय पर्टिकुलर take on these things. These are generally the options which I personally believe that are there in front of students. तो ये तो जरूरी है कि लाइक कुछ ना कुछ तो करो। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट यू शुड डू समथिंग। नो व्हाट दैट थिंग शुड बी। कई लोग बोलते हैं हम लोग जॉब कर लेते हैं। ठीक है, जॉब देखो, इतने कम टाइम में रिजल्ट, सबको पता है एक आध महीना या 1.5 महीना में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। इतने कम टाइम में अगर आप जॉब सर्च करोगे उतने में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो जॉब के बारे में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर करना भी है आपको तो कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट जरूर ले सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बेटर डिस्कस करूंगा किस तरह के आप असाइनमेंट्स में जा सकते हो रादर देन गोइंग फॉर अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, वो उसमें उतना आपको हेल्प नहीं होगी। 1-2 महीने में रिजल्ट आ गया अगर 1-1.5 महीने में, तो फिर छोड़ना पड़ेगा आपको। सर्टिफिकेशंस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? आजकल तरह तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, बट अगेन उसमें कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस, ये तो खैर अच्छी बात है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को एक बार असेस कर लो, हाउ गुड इज दैट, और उसके बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आना जरूरी है इस मोमेंट पर। ठीक है, उसके वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। कैंपस प्रिपरेशंस, राइट, उसमें क्या प्रिपेयर करना है, राइट? कैंपस प्रिपरेशन ऐसे देखा जाए तो बहुत बातें हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग और कौन सी चीजों को कवर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सो ग्रुप पर तो आप लोग एडेड ही हो, राइट? इसमें आई विल बी पोस्टिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कैंपस प्रिपरेशन टिप्स, आईसीआई कैंपस के बारे में, रेज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल। तो काफी चीजें आती रहेंगी, राइट? इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडलिंग इज देयर, एनआईएसएम कोर्सेज आर देयर, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अभी ये बात मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी, राइट? और ये बेसिकली जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं। ये पहला एग्जांपल है एक स्टूडेंट का जिन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करा था। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एज सच यू नो दैट इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशंस। एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे होता है, क्योंकि सीए में अगर हम देखते हैं तो वैल्यूएशन एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत डिटेल में आप नहीं समझते हो कि वैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में जनरली आपको वैल्यूएशन सिखाया जाता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये रहता है कि हम लोग देखो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इसकी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी मिलना, क्या ये इजी है, क्या ये टफ है? सो पहली बात ये है कि बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आप कोई भी कोर्स करो, ठीक है, उसका एंड आउटकम देखो कि वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर हम करते हैं तो सीधे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब्स अगर चाहिए तो उसमें वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जॉब्स बहुत कम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मार्केट में कई बार आप देखते हो कि जिससे भी पूछोगे लाइक आपको क्या करना है तो वो बोलते हैं कि हमको ऑडिट में जॉब नहीं चाहिए, हमको टैक्स में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हमको फाइनेंस में जाना है। तो 90% स्टूडेंट से जब भी इंटरेक्शन होता है तो उनका यही बात होती है कि हमको फाइनेंस में जाना है। ठीक है, लेकिन क्या फाइनेंस में जाना आसान है क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिलना आसान है क्या? तो डेफिनेटली बहुत टफ है। ठीक है, और उसका एकमात्र सोर्स जो है वो है रेफरेंस, राइट? यू शुड हैव राइट रेफरेंस।
आप अगर ऐसे सर्च करोगे तो आपको आईबी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कैंपस की बात करें अगर, आईसीआई कैंपस में, उसमें कोई भी कंपनी नहीं आती है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफर करे। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आप लोग ध्यान रखें। और फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स अगर कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कोर्स करते ही जॉब मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब केवल रेफरेंस के थ्रू ही मिलेगा। सो अगर आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो तो साथ में रेफरेंसेस भी फाइंड आउट करो कि हमारे कौन से ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आईबी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तभी मतलब है। अदरवाइज 90% स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में वो जॉब्स बहुत ही कम है और उसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि लाइक मैं आपको उस चीज के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स हम भी करवाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। राइट, कि मतलब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर रहे हैं, देन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ जॉब श्योरिटी, लेकिन वो श्योरिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो वो बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी है जिन्होंने कोर्स करा, यही सोचा कि अब तो मुझे मिल गया जॉब आईबी के अंदर। राइट, और आईबी मतलब आप समझते ही हो, सारे जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन रिलेटेड प्रोफाइल्स है, इक्विटी रिसर्च रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं, जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स है, राइट, जिनका मार्केट में एक नाम चलता है। तो उनको कोई कंपनी नहीं आई, क्योंकि कैंपस में कोई कंपनी नहीं आती है जो आईबी के लिए आपको सिलेक्ट करे। तो पहली बात तो कोई कंपनी नहीं आई कैंपस के अंदर। ऑफ कैंपस उन्होंने कोशिशें करी कुछ थोड़े बहुत अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, उनके थ्रू भी उनको कुछ भी नहीं मिला। कहने की बात सिंपल सी ये है कि आप अ, जो कंपनीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इनको शॉर्टलिस्टिंग आई विप्रो से। ठीक है, विप्रो ने क्या करा, विप्रो एक टेस्ट पेपर कंडक्ट करता है। विप्रो गिव्स यू, उनका जो होता है, पहले एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में रीजनिंग और मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। सो उन्होंने पूरा टाइम ही इन चीजों में स्पेंड कर दिया, तो उस टेस्ट के लिए उनको टाइम ही नहीं मिला और विप्रो ने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा आपको केवल एक सजेशन है कि आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग के साथ अगर आप कर रहे हो, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोच रहे हो, साथ में बाकी तैयारियां भी रखो। ठीक है, जो जनरली कंपनीज हर साल पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, सेकंड ये कि सेकंड स्टोरी की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन सेम, इससे भी डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए भी काफी लोग एकदम एक्साइटेड होते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मिल जाए मिल जाए। और आप लोग ये बात समझो कि लाइक हम लोग आज जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बहुत रियलिस्टिक डिस्कशन है। मैं ये बड़े बड़े वर्ड्स बोलकर आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप उसकी तरफ चले जाओ, क्योंकि ये वर्ड सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कि अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग के ऊपर मैं कुछ सेशन प्लान कर रहा हूँ, तो पीपल विल बी लाइक वेरी मच एक्साइटेड, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। ठीक है, सो सेम गोज फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ऑल्सो। ठीक है, उसमें भी लाइक जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी लेस। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ट्राई मत करो, जरूर ट्राई करो। और उसको ट्राई करने का एकमात्र तरीका है रेफरेंसेस। राइट, अपने जितने रेफरेंसेस हैं उसमें देखो कि कौन इन प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं, और उनको अभी से अप्रोच करना स्टार्ट करो। राइट, दैट इज द ओनली वे। इसके अलावा भी कुछ और दूसरे वेज जो है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट पे स्टक मत होइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मत सोचो कि यही है बस, अगर ये नहीं मिला तो फिर हम कुछ भी नहीं लेंगे। एक प्लान ए हो आपका और दूसरा प्लान बी। प्लान बी में वो कंपनीज जो जनरली कैंपस में पार्टिसिपेट करती हैं, फॉर एग्जांपल वेदांता हर साल पार्टिसिपेट करती है, विप्रो पार्टिसिपेट करती है, आईटीसी आती है, पीएसयूज आती है, राइट, कुछ बैंक्स आती हैं। तो ये सब फिक्स हैं जो कंपनीज आती हैं, तो हमको उसकी भी तैयारी साथ साथ में करनी है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, इनके केस में क्या हुआ, इन्होंने पूरा ध्यान इन्हीं कंपनीज में रखा, इनकी शॉर्टलिस्टिंग बिग फोर में आ गई। राइट, बिग फोर इंडेक्स पूछते हैं, इंडेक्स में इनके हाथ थोड़े तंग थे। राइट, थोड़ा मुश्किल आता था इनको इंडेक्स हैंडल करना, तो इंडेक्स के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, रिजेक्ट हो गए। तो जो चीज हाथ में हो वो भी नहीं निकलनी चाहिए आपके हाथ से। ठीक है, थर्ड स्टोरी है एक स्टूडेंट की जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब करा सीए फर्म में। ठीक है, टैक्स फाइलिंग सीखी, वहां पे टैक्स का सीजन होता है जनरली, तो
वो लोग सिंपली आप लोगों को यूज कर लेते हैं टैक्स फाइलिंग्स के केस में। अभी तो खैर सीजन नहीं चल रहा है, प्रीवियस अटेम्प्ट में वैसा था। ठीक है, इनका हुआ बेसिकली वेदांता में शॉर्ट लिस्टिंग है। ठीक है, और वेदांता में जीडी होता है, राइट, ग्रुप डिस्कशन के लिए रेडी नहीं थे और वहाँ इशू है। राइट, सो आप जो भी करो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग्स आएंगी फ्यूचर में, जहाँ पे आपके इंटरव्यूज होंगे, कंपनीज आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगी, तो उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना के चलो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा वीडियो क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट, अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया, राइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, एम आई टॉकिंग द राइट थिंग्स? ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम लोग अलग ही बातें कर रहे हैं? यू आर एबल टू नहीं अंडरस्टैंड नहीं दैट? सर। यस ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा रेस्पॉन्स आ जाता है ना, तो पता चल जाता है कि यस, सही चल रहा है। यस ऑलराइट, सो फोर्थ ये कि बेसिकली इंडेस, राइट, कई बार लोगों को लगता है कि हाँ इंडेस पढ़ना सही है इस टाइम पे, क्योंकि हमने ग्रुप वन पहले दे दिया था, तो इंडेस याद नहीं है अब, तो एक काम करते हैं इंडेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो भी सही है, सही अप्रोच है, क्योंकि 99% केसेस में इंडेस तो आप फेस करने ही वाले हो। ठीक है, तो दैट्स अ राइट थिंग। लेकिन अगेन वो क्या पढ़ रहे हो आप वापस से वही बुक्स पढ़ रहे हो क्या? उसमें सब कुछ थ्योरेटिकल है। अब आपको चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, इनफैक्ट इसको क्वेश्चन की तरह ले लो आप, और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल। इंडेक्स 115 के हिसाब से प्रीपेड और पोस्टपेड रेवेन्यू, आपने सुना होगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की रेवेन्यू होती है। एक होते हैं प्रीपेड सब्सक्राइबर्स और एक होते हैं पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स। ठीक है, प्रीपेड मतलब हम लोग जो जनरली रिचार्ज करवाते हैं, और पोस्टपेड मतलब बिलिंग होती है बाद में। तो इन दोनों के केस में इंडेक्स 115 के हिसाब से कैसे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे? ठीक है, तो ये सवाल आ गया उनके सामने। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, राइट। अभी तक हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं थियोरी, बट कई बार इंडस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यूज में जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसकी आपको तैयारी करनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट में लेता हूँ। तो प्रैक्टिक अगर तैयारी कर भी रहे हो इंडेक्स की, तो प्रैक्टिकल तैयारी, राइट। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में लेते हैं। आई एम श्योर आप लोग थोड़ा सोच रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो कहने की बात क्या है? कहने की बात बहुत सिंपल है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट ट्रेंड्स। एक तरीका ये कि आप आपके सीनियर्स, अगर जिनको भी आप जानते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, उनसे बात करो जो कैंपस में बैठे हैं। ठीक है, अगर आप लोग जॉब प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने सीनियर से बात करो कि उनकी पूरी स्ट्रगल क्या रही एक महीने की। जब शुरुआत होती है तो शुरुआत की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, और जैसे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, रियलिटी पता चलने लग जाती है। अब रियलिटी में क्या क्या बातें हैं, थोड़ा उसको समझ लो आप लोग। देखो, पास्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो पास्ट ट्रेंड में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बोलने में लोग बोलते हैं कि सीए बन गए, अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या मैटर करेंगे। लेकिन बिलीव मी, अटेम्प्ट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अटेम्प्ट आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो शॉर्ट लिस्टिंग्स होती हैं, अभी मैं थोड़ा कैंपस के बारे में भी बात करूंगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग जो कंपनीज करती हैं, उसमें वो क्राइटेरिया लगाती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। ठीक है, तो किस तरह की कंपनीज कितने अटेम्प्ट के लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट को पिछले 5 सालों में ये कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रही है, तो इस अटेम्प्ट में भी वही होगा, तो बहुत चेंज थोड़ी होने वाला है। किसी के 4 अटेम्प्ट हैं, वो 4 अटेम्प्ट में उसको ये कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, तो इस बार भी वही करेंगे, कुछ नया नहीं होने वाला। तो जब हमको पता है पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे कि ये कंपनीज करेंगी शॉर्टलिस्ट, तो वही तैयारी करो आप। इसके अलावा तैयारी अगर आप कर रहे हो तो अच्छा है, वो आप अपने नॉलेज के लिए कर रहे हो, लेकिन वो तैयारी तो मिनिमम है, बेयर मिनिमम जो करना चाहिए। ठीक है,
सो दैट इज इम्पोर्टेंट। मार्क्स, मार्क्स ऑल्सो मैटर, राइट। जिन जिनके भी 55% के ऊपर होते हैं मार्क्स, ठीक है, उनको शॉर्ट लिस्टिंग कंपेरेटिवली बेटर आती है। और जिन्होंने 60% के ऊपर स्कोर कर लिया, उनको तो और बेटर शॉर्ट लिस्टिंग। तो ये मैटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेंटर सिलेक्शन, सेंटर सिलेक्शन मतलब ये होता है कि इंस्टीट्यूट जो है वो अलग अलग सेंटर्स पे कैंपस ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो उसमें से कौन सा सेंटर लेना चाहिए हमें, ठीक है। हमारे पास पूरा इंडिया खुला रहता है, किसी भी सेंटर पे हम जाके कैंपस दे सकते हैं। तो कौन सा लेना चाहिए, अगेन ये एक बड़ा सवाल होता है। कई बार लोग गलत सेंटर ले लेते हैं और उनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती, ठीक है। और आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, राइट, कई बार आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस उतना खास नहीं होता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब बातों को आप ध्यान दो। मेरा पर्सनली मानना ये है कि यहाँ से स्टार्ट करो आप। इनफैक्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू डू जॉब और नॉट, ठीक है। अगर ये डिसाइडेड है कि हाँ मुझे जॉब करना है, तो सेकंड थिंग इज कि मुझे जॉब अगर करना है तो फिर ये सब क्या क्या चीजें हैं, अटेम्प्ट कितने मेरे, मार्क्स अभी पता चलेंगे, खैर मार्क्स तो आपके, और किस सिटी में मुझे करना है जॉब। ऐसे दो तीन क्राइटेरियाज आप लोग निकाल के रखो। मैं आपके साथ एक ग्रुप पर एक और चीज शेयर करूंगा, दैट इज फर्स्ट जॉब प्रिडिक्टर। आपका, आपके डेटा के बेसिस पे कौन सा पहला जॉब आपको मिल सकता है, राइट। और मैं आपको बोलूंगा 80% स्टूडेंट्स के केस में वी आर राइट। हमने लास्ट टाइम भी करा था फर्स्ट जॉब प्रिडिक्ट, कि आपके ये जॉब्स, आपकी ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के बेसिस पे आपको कौन सा जॉब मिलने वाला है, राइट। तो एक तरीके से हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपको कौन सा जॉब मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी फिल करना, उससे भी देखना कि कौन से जॉब हमको मिल सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है उसमें कोई सवाल हो तो डेफिनेटली प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। और अच्छी बात है, लाइक आप लोगों ने, लाइक यू आर फ्यू पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज अभी बहुत जल्दी है ये चीजें, अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो सो एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस सो फार, you can unmute yourself and let's talk about that. All right. सो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आएंगे, ठीक है। सो लेकिन जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन ये है कि अभी क्या करना है वो डिपेंड करता है प्योरली कि आप कौन सी कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं, ठीक है। पूरा का पूरा जो मैटर है वो यही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड है, हो सकता है आप अगर मोबाइल से अटेंड कर रहे हो तो उतना क्लियर ना दिखे, लेकिन फिर भी एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लू में, ये लिखे हुए हैं अटेम्प्ट्स, लेफ्ट में रैंक लिखिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड मोर, ठीक है। अभी ये कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी बैच में रह चुके हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको। तो रैंक होल्डर्स को ये पूरी कंपनीज की शॉर्ट लिस्टिंग आई जो आप देख रहे हो। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को थोड़ी कम हो गई, सेकंड वालों को और कम हो गई, थर्ड को और कम हो गई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो ये है बेसिकली रियलिटी। इस रियलिटी को जितना जल्दी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, उतना जल्दी आप राइट डिसीजन ले पाओगे, राइट। इसको एक्सेप्ट जिसने कर लिया जल्दी से कि क्या रियलिटी है, क्या इंडस्ट्री में होता है, तो आपके लिए वो चीजें उतनी ही आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि किस, उसमें फिर एक ट्रेंड ये भी देख सकते हो आप कि किस तरह की कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर रही है। ये सब हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। कैंपस की अगर मैं बात करता हूँ तो कैंपस का डेटा बहुत वेरी करता है, ठीक है। हर साल कैंपस के अंदर करीब करीब लास्ट लास्ट टाइम का तो आपको पता ही है, इंस्टीट्यूट एकदम खुश हो गया था। इंस्टीट्यूट ने करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स को सीए बनाया था, ठीक है। अब इस बार कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नवंबर 23 में बहुत कम स्टूडेंट्स बने थे, नवंबर 23 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम बने थे। मतलब ऑन एन एवरेज 10 to 12,000 बनते थे, नवंबर 23 में केवल और केवल 8 to 9,000 के बीच में कुछ नंबर आया था। और उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने
मई 24 में फिनोमिनल रिजल्ट दे दिया जो आज तक नहीं आया। ठीक है। और नवंबर 24 अब वापस आया है, तो इसमें कितना रिजल्ट आता है डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। बट जनरली स्पीकिंग 10 to 12,000 स्टूडेंट बिकम सीए एवरी अटेम्प्ट। ठीक है। अब 10 से 12 हजार सीए बनते हैं, उसमें से कितने लोग कैंपस में जाते हैं? तो करीब करीब 70 to 80% लोग सोचते हैं जॉब करने का। तो आप मान के चलो 8 हजार लोग, 10 में से करीब करीब 8 हजार लोग कैंपस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। 8 हजार में से जनरली स्पीकिंग 3 3 हजार के आसपास लोगों को जॉब मिल जाती है। तो कभी 25%, कभी 30%, ये लोग कैंपस से इनको जॉब ऑफर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये अभी तक का ट्रेंड रहा है। लास्ट अटेम्प्ट का अभी तक डेटा आया नहीं है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट का डेटा बहुत अलग ही तरह का रहेगा, क्योंकि एज यू अंडरस्टैंड 20 हजार स्टूडेंट्स उसमें क्लियर हुए थे। ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स बनते हैं सीए, तो द क्लियरिंग परसेंटेज मस्ट हैव फॉलन डाउन ड्रेस्टिकली, राइट? बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा उसके अंदर। तो ये बात केवल ये बात समझाने के लिए है कि जॉब लग जाती है, लेकिन कैंपस में जॉब अगर मिल जाए आपको, तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, बिकॉज कैंपस में अच्छा पैकेज रहता है, प्रोफाइल्स भी जनरली अच्छी होती है। ठीक है। तो कैंपस में यू विल डेफिनेटली फाइंड लॉट ऑफ कंपनीज। अच्छा होता है कैंपस। ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बातें आप लोग चाहो तो नोट कर लो। अगर वो सवाल आपके मन में भी हो तो उसको जरूर से नोट कर लो, और उसके आंसर्स को ढूंढो। राइट? मैं नहीं बोलूंगा मैंने अभी आंसर दे दिया उसका, मैं आपको भी बोलूंगा आप भी ढूंढो। ये तो अच्छा टाइम मिला है आप लोगों को। तो पहला सवाल ये कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है। मेरे सपोज 5 अटेम्प्ट है, मेरे सपोज 3 अटेम्प्ट है, मेरा सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी? मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या पिछली बार जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए थे उनको कैसी शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। ठीक है। और ये सब डेटा अगर आप मुझे बोलोगे, मैं सब डेटा आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि लाइक जिन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए थे उनको किस किस तरह की शॉर्ट लिस्टिंग आई थी। राइट? तो दैट इज वन थिंग। आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप को लेके एक दो बातें कर लेते हैं। आर्टिकलशिप कई बार स्टूडेंट्स को उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और अच्छे का मतलब ये है कि लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, और खास तौर पे इंडेस कंप्लायंट कंपनीज का, क्योंकि ये सवाल कई बार कंपनीज पूछ लेती हैं कि डू यू हैव एक्सपोजर ऑफ इंडेस कंप्लायंट कंपनीज। इंडेस आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं क्या? तो अगर आप के पास उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये अगेन बहुत अच्छा टाइम है जिसमें पूरा एक महीना है आपके पास। तो यू कैन गो टू योर फर्म और टू अनदर फर्म, या फिर जो भी आपके पास जिसको भी आप जानते हो उनको जाके बोलो कि मुझे कोई भी एक इंडेस कंप्लायंट कंपनी के ऑडिट में इन्वॉल्व कर लो। कुछ किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लो, हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। और मैं तो ये बोलूंगा अगर वो फ्री में भी इन्वॉल्व करें ना आपको, तो चले जाओ आप। क्योंकि मैंने, अगर ये आप सोचो कि आपका इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यूअर हूँ आपके सामने, और मैंने सीधा ये सवाल पूछ लिया आपसे, और होता ही हर साल डेलोइट से कॉल आया एंड आपसे सवाल पूछा कि ओके सो डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंडेक्स कंप्लायंट कंपनीज, एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंडेक्स कंप्लायंट कंपनीज कैन यू टेल मी टू ऑफ द इंडेक्स दैट यू हैव प्रैक्टिकली अप्लाइड ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। तो अब ये सवाल सुन के 70% स्टूडेंट्स वहीं सरेंडर कर देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया, एवरेज एक्सपीरियंस था। वहीं इंटरव्यू खत्म हो जाता है। तो क्यों हम वो रिस्क लें? ठीक है। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लो कि अगर आर्टिकलशिप आपकी उस तरह की नहीं रही है, तो एक इंडेस कंप्लायंट कंपनी का ऑडिट का पार्ट बन जाओ। ठीक है। जिनसे भी आप टच में टच में हो उनसे आप ये बात कर सकते हो। ठीक है। मेरे से कोई हेल्प चाहिए आपको तो डेफिनेटली यू कैन सेपरेटली टॉक टू मी अबाउट दिस वन। ठीक है। आर्टिकलशिप अगर आपका ये माने कि मुझे टैक्स में ही जाना है, ठीक है, तो टैक्स में जाना है अगर, तो फिर यू नीड टू टेक अगेन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन। ठीक है। तो केवल और केवल आपने रिटर्न्स फाइल करें उससे काम नहीं चलेगा।
अब आपको कहीं ना कहीं अपना काम दिखाना पड़ेगा कि मैंने नोटिसेस के रिप्लाई कर रहे हैं, किसी स्क्रूटनी में आई वॉज देयर, आई वॉज पार्ट ऑफ रिप्लाइंग टू डिपार्टमेंट, राइट। तो उस तरह का काम आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ आप, अगर अभी तक नहीं हुए हो तो, ठीक है। अपनी लोकेशंस के बारे में सोच लो कि लाइक आर यू ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ लोकेशंस, होम टाउन मिलता है या आउटसाइड होम टाउन मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सोच सकते हो। uh, ये जनरली करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको अभी आंसर देना इतना सेंस नहीं बनता है कि स्टार्टअप में जॉब करना चाहिए या एस्टेब्लिश्ड कंपनी में, ये थोड़ा हम लोग बात के लिए रख लेते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस बिग फोर, ये भी इसी तरीके का सवाल है। पीएसयू वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लेटर स्टेज पे लेंगे तो ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे, अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि सब थियोरेटिकल बातें चल रही हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग हटा देते हैं। अ, इन क्वेश्चंस में से ज्यादा करके क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। कितना चांस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी? सो प्योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्योर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 1% चांस है, ठीक है। आई कैन टेल यू वेरी वेरी क्लियरली अबाउट दिस कि 1% चांस है जो प्योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, ठीक है। तो 1% में अगर आपको आना है तो डेफिनेटली उस तरह के आपको एफर्ट्स भी लेने पड़ेंगे। स्टार्टिंग पैकेज, ये एक बड़ा सवाल होता है, क्या होते हैं स्टार्टिंग पैकेज? आपका क्या थॉट है, कितना एक पैकेज से स्टार्ट करते हैं सीए जनरली? 9 to 12 lakhs। 9 to 12 lakhs, ओके, यस यू आर राइट। बेसिकली 9 lakhs जहां तक आप बोल रहे हो वो तो सही है। लेकिन अपर रेंज डेफिनेटली काफी हाई चली जाती है। अगेन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत ही, अगर हाई रेंज की बात करें डोमेस्टिक में, तो 30 lakhs के ऊपर भी निकल जाती है। लेकिन वो ये कि वो मुश्किल से एक या दो लोगों को मिलता है, वो भी अगर सिंगल डिजिट में रैंक होती है जिनकी, ठीक है। सो एवरेज पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज गोज समवेयर अराउंड 12 lakhs, ठीक है। मिनिमम पैकेज की बात करें तो कैंपस में 7.2 lakhs वो मिनिमम होता है, उसके नीचे कोई कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। और 9 lakhs, 7.2 एंड 9 lakhs डिपेंड करता है कौन से सेंटर पे आई है, ठीक है। तो ये जनरली पैकेज को लेकर बात है। और पैकेज ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बातें पैकेज की ही होती है कि कौन सी कंपनी हायर पैकेज देती है, ठीक है। तो उसकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। डू यू हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्क आउटसाइड इंडिया? राइट, डेफिनेटली यस, आउटसाइड इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, हम बात कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज की, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अफ्रीकन कंट्रीज, सब जगह अलग अलग, ठीक है। तो ये भी हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि अलग टाइप का डिस्कशन है, ठीक है। Investment banking, as I have already mentioned, right? This is what comes under investment banking: merger, acquisition, valuations, due diligence, private equity, debt syndication, right? ये पूरा नो डाउट ये बेस्ट प्रोफाइल्स होती हैं, इसमें इस चीज में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये जो काम होते हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव काम होते हैं और रिवॉर्डिंग भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई रोल मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। और इसमें जाने का कुछ रास्ते जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो एक रास्ता होता है कि लाइक सीएफए या फिर एमबीए फ्रॉम टीयर 1 कॉलेज। ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आप बोलोगे कि अभी तो हमने सीए की पढ़ाई करी है, अब नहीं और पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो सही भी है एक्चुअली। जब मैंने भी सीए कंप्लीट किया था तो मेरे को कोई बोलता था कि और पढ़ाई करना है तो मैं साफ मना कर देता था, क्योंकि ऑलरेडी इतना पढ़ चुके होते हैं, तो इसके बियॉन्ड इच्छा नहीं होती है। तो एक रास्ता लेकिन वो भी है, ठीक है, अगर आपका मन है और कुछ एमबीए करने का सीएफए का, तो वो एक तरीका होता है इसमें जाने का। दूसरा तरीका होता है कि लाइक हम थोड़ी छोटी फॉर्म्स ढूंढ लें। आजकल जो छोटी फॉर्म्स होती हैं वो भी आईपीओस करवा देती हैं, एमएसएमई आईपीओस। तो उस तरीके की फॉर्म्स में जा सकते हो आप। वो पैकेज आपको कम देंगी, 7 लाख देंगी, 8 लाख देंगी, उससे भी कम दे सकती हैं।
लेकिन अगर आपको इसी प्रोफाइल में अपना करियर स्टार्ट करने का मन है तो दैट्स अ गुड दिस थिंग। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रोफाइल होती है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस एक प्रोफाइल है जो कि आपका दरवाजा खोल देती है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस इज यू कैन से अ स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है। तो एफडीडी में अगर आपको मिलता हो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा, ये सब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, क्या रहता है? तो सिंपली स्पीकिंग, अभी तो मैं बहुत सिंपल बातें कर रहा हूँ। Simply speaking, you need to just little bit look into your network। ठीक है। थोड़ा नेटवर्क को आपको देखना पड़ेगा। अभी तक के जो भी आपके सीनियर्स रहे हैं, आपकी जो सीए फॉर्म रही है जिसमें आपने आर्टिकलशिप करी है, और भी जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं, उनको देखो, ड्यू डिलिजेंस करके लिंक्डइन पर सर्च करो, ड्यू डिलिजेंस डाल के। तो दोज हु आर वर्किंग इन फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, उनके नाम आ जाएंगे आपके सामने। उसमें देखो म्यूचुअल कनेक्ट्स कौन है, म्यूचुअल कनेक्ट्स के थ्रू कनेक्ट बनाने की कोशिश करो। तो ये सब काम अभी आप कर सकते हो। बेस्ट टाइम है ये सब चीजें करने का। रिजल्ट आने के बाद तो आपको पता है, पार्टियां वार्टियां, फिर उसके बाद सब अलग ही मोड शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक आधे हफ्ते 2 हफ्ते में कंपनी से कॉल आना चालू हो जाता है, फिर ये सब करने का टाइम नहीं बचता है। तो अभी ये बेस्ट टाइम है कि ऑलमोस्ट आप लगभग लगभग इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हो। तो ये पॉइंट भी आप चाहो तो लिख लो कि वी नीड टू सर्च अबाउट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ऑन लिंक्डइन। जो लोग एफडीडी प्रोफाइल या फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, उनको हमको लिंक्डइन पे सर्च कर, ठीक है, और उनसे कनेक्ट हो। ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कॉर्पोरेट्स का। जितने भी हम लोग बात करते हैं कि पैकेजेस, हाई पैकेजेस जो मिलते हैं, वो इन्हीं में मिलते हैं, सभी में, कॉर्पोरेट्स में। मतलब कि हम बात करते हैं कि सबसे हायर पैकेज कौन सी कंपनी देती है, तो बैंक्स देती है। वैसे तो फॉरेन बैंक जब आती है तो डॉइश बैंक, राइट, 32 लाख, 33 लाख, इस तरह की कंपनीज देती हैं। लेकिन फिर भी उनको छोड़ दें अगर, सेकंड बेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो 25 लैक्स, 27 लैक्स, 20 लैक्स, तो ये सभी कंपनीज कॉर्पोरेट कैटेगरी में आती है। मतलब कि कंपनीज लाइक वेदांता, कंपनीज लाइक एयरटेल, कंपनीज लाइक ओएनजीसी, कंपनीज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गोल्डमैन। गोल्डमैन बैंक है लेकिन यहाँ पर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए आती है। तो ये जो कंपनीज हैं, इसके लिए आप अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है। सो द ओनली पॉइंट हियर इज दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इज दैट ये कंपनीज के लिए आपको तैयारी करनी ही चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप यहाँ पे इंटरव्यू फेस करोगे। ठीक है। सो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए कि कितने भी आपके अटेम्प्ट हो, आपका एक अटेम्प्ट हो या आपके 5 अटेम्प्ट हो या आपके 10 अटेम्प्ट हो या आपके कितने भी अटेम्प्ट हो, कॉर्पोरेट्स आपको जरूर शॉर्टलिस्ट करेगा। ठीक है। अब कॉर्पोरेट में कितने डिपार्टमेंट है वो तो दिख रहे हैं आपको सामने। सबसे ऊपर जो पोजीशन होती है वो सीएफओ की होती है। ठीक है। और उनके अंडर में ये सब रोल्स होते हैं। इन रोल्स के अंदर सबसे जो पूछा जाने वाला रोल होता है, वो रोल होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंडेस, ठीक है, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है। अगर नहीं प्रिपेयर कर रहा है तो उसको प्रिपेयर करो, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर। ठीक है। कितने लोगों ने अभी ग्रुप 1 दिया है? हाउ मेनी ऑफ यू गिवन ग्रुप 1 नाउ? सर मेरा 2 पेपर थे फर्स्ट ग्रुप के, एफआर में एग्जाम्शन थी लास्ट अटेम्प्ट की। बाकी सेकंड अच्छा। ग्रुप क्लियर था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी आप लोगों के? अनम्यूट करके बोलते जाइए। सर हमने अभी सेकंड ग्रुप दिया है। ओके। डीटी और आईडीटी आईबीएस एग्जाम था लास्ट अटेम्प्ट में। ओके, गुड गुड गुड। और हाउ अबाउट फर्स्ट ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप दे दिया था आपने? फर्स्ट ग्रुप क्लियर्ड है सर, मई 24 में हो गया था। फर्स्ट ग्रुप क्लियर है, ओके, वेरी गुड। जी।
ऑल राइट, और आपने दोनों ग्रुप दिए हैं, वेरी गुड। सो देखो, जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप पहले दे, मतलब कहने की बात ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि यू शुड अपडेट योर सेल्फ विथ इंडेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये जितनी कंपनीज के नाम लिए मैंने, ये सब कंपनीज इंडेस पूछती है, तो उसकी अच्छे से तैयारी करो आप। और इंडेस थ्योरेटिकल नहीं पूछती है, वो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड इंडेस पूछती है। तो जब हम लोग थियोरेटिकल बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडेस 115 की 5 स्टेप्स बताओ, तो वो तो आप फटाफट बता दोगे, ठीक है। लेकिन मैंने जब आपको बोला कि प्रीपेड पे 115 कैसे लगेगा, पोस्टपेड पे कैसे लगेगा, वो बताओ, तो वहां पर आके कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तैयारी आपको इस स्टेज पे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, इसमें टाइम लगेगा आपको इंडेक्स को तैयार करना प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैसे टाइम यूटिलाइज करें, तो दिस इज लाइक वन सच वे। और पॉसिबिलिटी पूरी है इस तरह के सवालों, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस की, राइट, इसलिए। या फिर आपको फॉर्म से शॉर्टलिस्टिंग आएगी, तो फॉर्म से शॉर्टलिस्ट आएंगे, अगेन दे विल आस्क फॉर इंडेक्स, ठीक है। तो दोनों ही केस में इंडेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी जो फंक्शंस हैं, ट्रेजरी हो गया, एफपी एंड ए हो गया, टैक्सेशन, फंड रेजिंग, इंटरनल ऑडिट, ये और बाकी के जो डिपार्टमेंट होते हैं किसी एक कंपनी के अंदर, लेकिन इनमें ओपनिंग्स कंपेरेटिवली कम होती है, राइट, कंपेयर टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जनरली स्टार्टिंग जो होती है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से होती है, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और एफपी एंड में भी अगर शॉर्ट लिस्टिंग आती है, तो वहां पर इंडेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वहां पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अगेन, रेशियो एनालिसिस, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये सब टॉपिक्स जो है वो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक सर इसमें जो इंडियन बैंक्स होते हैं उनमें क्या रहता है सर, उसमें भी इंडेक्स की क्वेश्चंस रहते हैं उनके इंटरव्यूज में? है। किसके अंदर बता रहे हैं? सर इंडियन बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया और ये अदर बैंक्स, इंडियन बैंक्स। बैंक्स के अंदर नहीं होते, बैंक्स में वो लोग एफएम ही ज्यादा पूछते हैं, एसएफएम। ओके। ओके। उसमें उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यू शुड बी एबल टू नो दी क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एनी बिजनेस। तो ओके। अकाउंट्स प्रिपेयर कैसे करना है उस पर उनका फोकस नहीं है, आप अकाउंट्स को इंटरप्रीट कैसे करते हो। ओके। आपको एक बैलेंस शीट दे दी, और उस बैलेंस शीट को देख के अब आपको बताना है कि इनको आप लोन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ओके। तो ये कैपेबिलिटीज वो जज करते हैं। तो हमको बैलेंस शीट को इंटरप्रीट करते आना चाहिए, दैट इज ओके सर। इम्पोर्टेंट। सो ये कॉर्पोरेट्स की बात हो गई, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट्स के लिए खास तौर पे थोड़ा बहुत एफएम पढ़ना है, और इंडेक्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि टैक्सेशन में जॉब मिलता है क्या कंपनीज के अंदर? तो जॉब मिलता है, लेकिन कंपनीज में डिपार्टमेंट बहुत छोटे होते हैं। जैसे आइडिया की बात करूं, जो मेरा पहला जॉब था आइडिया में, हम लोग कॉर्पोरेट टैक्सेशन की मैं बात करता हूँ तो 4 लोग थे केवल, ठीक है। और टोटल कंपनी की साइज देखी जाए, तो फाइनेंस की साइज की बात करें, तो फाइनेंस में कम से कम 300-400 पीपल वर थे, तो उसमें से केवल 4 लोग थे टैक्सेशन में। एक थे डायरेक्ट टैक्सेशन में, एक थे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, और एक उनके बॉस, और एक आध उनका सबऑर्डिनेट, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वो जितनी भी चीजें आती थी वो करवाते तो अल्टीमेटली फॉर्म्स से ही थे। क्वेरी कोई भी आती थी तो अल्टीमेटली पास ऑन किसको करते थे? फॉर्म्स को पास ऑन करते थे। तो काम टैक्सेशन का घूम फिर के किसके पास जाएगा? फॉर्म्स के पास। तो इसीलिए अगर आपको टैक्स में अपना करियर बनाना है, तो फॉर्म्स को पहले टारगेट करो, रादर देन गोइंग टू इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोनों, अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी में भी आपका इंटरेस्ट है, तो ये बात क्लियर हुई आपको, यू शुड टारगेट फॉर्म्स, ठीक है, नॉट दी कंपनीज एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, ठीक है। सो ये कॉर्पोरेट्स की बात होगी। फर्म्स की अगर हम बात करते हैं, तो फर्म्स अगेन सारी ही पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें भी बहुत तरह तरह की प्रोफाइल्स हैं। मतलब एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आपको सबको पता है, इंटरनल ऑडिट भी सबको पता है। उसके अलावा ग्लोबल ऑडिट्स होते हैं, वो शायद आप लोगों को आई डोंट नो कितना आइडिया है। इसी तरह से फिर रिस्क कंप्लायंसेस के ऑडिट होते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए फॉरेंसिक ऑडिट होता है। तो इसमें भी तरह तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। इनके लिए फिलहाल
केवल दो बातें ध्यान रखो आप, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के रोल्स सबसे ज्यादा आते हैं, और उसके लिए अगेन इंडेस और ऑडिट के क्वेश्चंस। ठीक है। अब आप बोलोगे ऑडिट के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है? तो बड़ी बात अगेन तब हो जाती है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरेटिकली तो हम लोग आंसर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल में ही दिक्कत आती है, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे भी डेवलप करनी है। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे ऑडिट का भी पूछूंगा, ठीक है, एक इंडेक्स का आपसे पूछा क्वेश्चन। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग सोच रहे हो उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक ऑडिट का भी क्वेश्चन आप लोग समझोगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी शुड प्रिपेयर दैट ऑल्सो। तो बहुत तरह की ऑडिट प्रोफाइल्स है, इसके बारे में हम फ्यूचर बात करेंगे। बैंक्स, जैसे कि अभी आपने बात करी कि बैंक्स में किस तरह के रोल्स आते हैं। बैंक्स में क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर और ब्रांच मैनेजर। जनरली ब्रांच मैनेजर के कम आते हैं रूल्स, क्रेडिट और रिलेशनशिप मैनेजर। क्रेडिट ऑफिस के अंदर का काम है, और रिलेशनशिप मतलब सेल्स का काम है ऑफिस के बाहर। ठीक है। तो दोनों ही प्रोफाइल में लर्निंग है, लेकिन क्रेडिट जनरली वो होता है कि जिसमें हम लोग सीए का काम ज्यादा करते हैं, जो आपने पढ़ा है वो ज्यादा अप्लाई होता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपकी सेल्स स्किल्स ज्यादा काम आती है। तो आप में से जो लोग सेल्स में जाना चाहते हो उनके लिए ठीक है आर एफ, अदरवाइज क्रेडिट मैनेजर इज अ गुड रोल। ठीक है। करना क्या होता है इसके अंदर? करना वही होता है कि कंपनीज की जो क्रेडिट वर्दीनेस है, आप उस कंपनी को लोन दोगे या नहीं दोगे, ये मेन सवाल होता है। ठीक है। तो उसके लिए यू शुड हैव अ गुड फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ टाइप की कंपनीज हैं, प्रोफाइल से, सॉरी, जो आप जिनके जो आपको पता होनी चाहिए कि लाइक ये प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब हमारे सामने किस किस तरह के ऑप्शंस आएंगे और हमको क्या टारगेट कर लेना चाहिए। तो ये जो टाइम है अभी लाइक एक महीने का, उसमें आराम से आप प्लान आउट करो कि इंडस्ट्री में जाना है, फर्म्स में जाना है, बैंक्स में जाना है, इन फर्म्स में भी ऑडिट में जाना है, टैक्स में जाना है। तो ये खुद का भी एक आप अपना पर्सनल व्यू बना सकते हो। फिर उसके बाद आप अपने सीनियर से बात कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कि ये जो मैंने सोच रहा हूँ, इज इट थिंक आई एम थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस और नॉट, राइट। ये जो मैंने थॉट प्रोसेस रखा है, ये सही थॉट प्रोसेस है या नहीं। ठीक है। अगर सही है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। और कई बार देखो ये भी होता है कि हम लोग कैंपस की बात करें तो कैंपस तो एक महीने बाद आता है। सपोज रिजल्ट आपका आ जाता है दिसंबर एंड में, या जो भी डेट इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है, उसके बाद कई लोग ऑफ कैंपस ही अपना जॉब ले लेते हैं। कैंपस तक का वेट नहीं करते, क्योंकि कैंपस में कितनी कंपनीज आपको सिलेक्ट करेंगी वो एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है ना? तो हमको कैंपस की पहले ऑफ कैंपस के लिए चले जाना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर दैट। ठीक है। ताकि एक आध कंपनी आपके पास पहले ही हाथ में हो, फिर आप कैंपस में जाओ, कैंपस में फिर एक जॉब और ले लो, फिर आराम से दोनों को असेस करो। ठीक है। इस तरह की थिंकिंग तब होगी जब आप प्रोएक्टिव रहोगे। ठीक है। तो अभी से ही कुछ तैयारियां इस तरह की करना चालू कर दो। सर बैंक्स वगैरह के ऑफ कैंपस होते हैं, वो ऑफ कैंपस वाले आते हैं? हाँ, सॉरी, मेरे किसकी बात कर रहे हो आप? सर बैंक्स की, जैसे इंडियन बैंक्स ये हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए इनके। हाँ, ये कंपनीज आती हैं, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा। इंडियन बैंक्स तो आती है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, जनरली अच्छा। ये तीन बैंक्स तो आती हैं। फॉरेन बैंक्स में भी बैंक्स आती हैं, मतलब अभी तक जो कंपनी आ चुकी है, गोल्डमैन आ चुकी है, क्रेडिट स्विस आई है, जेपी मॉर्गन आई है, मॉर्गन स्टैनले आई है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी आ गई हैं, अलग 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 उसमें ये आई हैं। ठीक है। लेकिन जो सबसे खास बात है जो समझने जैसी है वो ये है कि ये किस रोल के लिए आती है। ओके। तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये आईबी के लिए आ रही है, इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए आ रही है, नहीं। ओके। दे आर कमिंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ना? तो आती जरूर है, लेकिन फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। ठीक है। तो दैट इज मिसकंसेप्शन जो थोड़ा सा होता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। राइट। अभी दो है, एक ग्रीन सिग्नल है, एक रेड सिग्नल है। तो ग्रीन सिग्नल क्या है? बेसिकली ग्रीन है आपके लिए इंडस्ट्री फॉर्म्स एंड बैंक्स। इजी इजी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे।
मतलब द मोमेंट यू विल बिकम सीए, you will start getting opportunities in this particular areas. And difficult is these three: IB, consulting, equity research. ठीक है, तो ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके ही हमको अपनी एक्शंस लेनी है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बैंगलोर सेंटर, ठीक है, एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में बैंगलोर सेंटर में जो कंपनीज आई थी उसका डेटा है ये। तो कहने की बात इसमें ये है कि करीब करीब 38 कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा था बैंगलोर कैंपस में। आपको एक कंपनी दिख रही है जो IB कैटेगरी में दिख रही है, ठीक है, तो ये रियलिटी है। एक ही कंपनी आई थी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैटेगरी में आई थी, बाकी 18 कंपनीज आई थी इंडस्ट्री में, 13 आई थी फॉर्म्स में, और बाकी जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं लाइक IT कंपनी और NBFCs एंड ऑल, ठीक है। सो मेजोरिटी वर इंडस्ट्री एंड सेकंड मेजोरिटी वर फॉर्म्स, ठीक है। तो इस रियलिटी के हिसाब से ही अपनी तैयारी आगे हमको चलानी है। ठीक है, सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये जितने दिख रहे हैं आपको सेंटर्स लेफ्ट में, ये सब लार्ज सेंटर्स हैं। अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पुणे, तो ये सब लार्ज सेंटर्स हैं यहाँ पर। इसमें से कोई एक सेंटर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इनमें से जो कंपनीज आती हैं, ठीक है, उन कंपनीज में आप बैठ पाते हो। जैसे सपोज आपने मुंबई सिलेक्ट करा, तो अभी ये डेटा आई थिंक दिसंबर तक का अपडेटेड है, आगे का भी स्लाइड से दूसरे उसमें। तो मान लो 60 कंपनीज मुंबई में आई है, ठीक है, तो 60 कंपनीज में से आपका कुछ कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और उसमें आपको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है। इसकी जो पूरी डिटेल्ड प्रोसेस है वो हम लोग अलग से कवर करेंगे। और इसी तरह से स्मॉल सेंटर होते हैं, एक लार्ज सेंटर और एक स्मॉल सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और भी थोड़ा कैंपस के बारे में कुछ जनरली ये कि लाइक कौन सी कंपनीज आई थी एंड ऑल, अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए कंपनीज आती हैं, ठीक है। तो उसका भी डिटेल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि केवल और केवल स्किल्स, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम हमारे स्किल्स बढ़ा लें, बहुत बढ़ा लें स्किल्स, कुछ नहीं होगा स्किल्स बढ़ाने से। आपको स्किल्स के साथ में ये भी देखना है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग इतने, आप जब ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके होते हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वैसे ही इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन है कि उसके ऊपर कोई भी आप सर्टिफिकेट लेते हो वो उतना ज्यादा प्रिवेल नहीं करता है। कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि सर हम क्या कोई डेज का सर्टिफिकेशन कर लेंगे, उससे क्या होगा? आप CA कर चुके हो, उसमें इतना आप डिटेल में इंडेक्स पढ़ा हुआ है, अब उसके ऊपर आप सर्टिफिकेशन कर भी लोगे तो क्या होगा? आपको तो इंटरव्यू में आंसर देते आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए स्किल्स के ऊपर एक लिमिट तक ही काम करना है आपको। ऐसा नहीं कि केवल केवल स्किल्स बढ़ा रहे हैं और ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्किल्स के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको सर्च करते जाना है, ठीक है। इसलिए अपने नेटवर्किंग पे काम करिए। आप अलग अलग तरह से अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की कोशिश करो। जो सीनियर्स हैं या फिर हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कुछ नेटवर्किंग आप लोगों की और एनहांस करें, क्योंकि हम लोगों के पास करीब करीब 1500 स्टूडेंट्स जो कैंप प्रेप से ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनके कनेक्शंस हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है उन लोगों को अलग अलग। तो वी ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ नेटवर्किंग थिंग्स सो दैट आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, आप बाकी लोगों से कांटेक्ट में हो। आपके जो क्वेश्चंस हो कि लाइक जैसे फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, उसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप सीधे सीधे लोगों से बात कर पाओ। तो ये एक बात है जो हम लोग कोशिश करते हैं कि एस्टेब्लिश करें अपने नेटवर्क के थ्रू। तो ये काम आपको करना चाहिए, बिल्डिंग योर नेटवर्क एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली एनहांसिंग योर स्किल्स, बोथ आर मस्ट, राइट। अगर राउंड्स की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है आपका, ठीक है। रेज्यूमे रेज्यूमे अभी बना बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बना सकते हो रेज्यूमे अगर नहीं बनाया तो।
और बाद में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि रेज्यूमे बनाने में बहुत दिन लगेंगे आपको। यू कैन सर्टेनली बिल्ड योर रेज्यूमे नाउ ऑनवर्ड्स। तो अभी बना लो, बाद में उसमें जब आपके रिजल्ट्स आ जाए उतना अपडेट करना रहेगा। ठीक है, बाद का टाइम बच सकता है। ठीक है, रेज्यूमे किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मार्क्स, और आपके आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जिसमें जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है वो होता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, सो ये रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की बात है। उसके बाद टेस्ट होते हैं, रिटर्न टेस्ट होता है। अब रिटर्न टेस्ट कैसे होते हैं? रिटर्न टेस्ट जनरली एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो एप्टीट्यूड कैसे होते हैं? मैथ्स और रीजनिंग, और कभी कभी इंग्लिश। ठीक है, जैसे विप्रो की मैं बात करता हूँ, विप्रो का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टेस्ट होता है हर साल। तो रीजनिंग और मैथ्स, ये जनरली वो लोग कवर करते हैं। तो आप लोग, अगर आपके पास टाइम हो, जो कि है अब, राइट, यही टाइम, तो और अगर आपको लगता है कि आपके 3 अटेम्प्ट हुए हैं अभी, ठीक है, 3 या 4 अटेम्प्ट, विप्रो जनरली 3 और 4 अटेम्प्ट वालों को शॉर्टलिस्ट करता है। तो ऐसे केस में यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। बहुत टफ पेपर निकालते हैं वो लोग, बहुत ही टफ पेपर होता है। रीजनिंग के बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, और केवल रीजनिंग के नहीं आते हैं, साथ में ये सब भी आता है सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक वेबसाइट बता भी देता हूँ यहाँ पर, एक indiabigs.com करके है, उस पर बहुत सारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे आप, indiabigs.com। तो देखना स्टार्ट करो उसको। मेरा एक विप्रो का पैटर्न कैसा होता है, उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब पे आप जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा सब थोड़ा ग्रुप में भी सर्कुलेट करना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आप लोगों की, रिटर्न टेस्ट जो होता है उसमें एप्टीट्यूड पूछने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट राउंड है। और दूसरी इसमें बात ये हो गई कि अभी तक ऑनलाइन हो रहे थे, लास्ट टाइम से ये वापस से फिजिकल कैंपस होने लगे। ठीक है, तो ये चेंज हुआ है पैटर्न में कि लाइक कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, कैंपस भी ऑनलाइन हो रहे थे। लेकिन क्योंकि इस बार कैंपस आपका ऑफलाइन हुआ, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो उसमें जीडीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये एक चेंज हुआ है। तो जीडी के लिए आपको तैयार करना है अपने आप को। उसके लिए क्या तैयारी करो? उसके लिए जो भी लेटेस्ट में न्यूज़ चल रही है अभी, जैसे कि अभी यूएस में इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, किसी नई कंपनी का आईपीओ आया, किसी और किसी वर्ल्ड ग्लोबली कोई बड़ी न्यूज़ आई है, और इंडिया की भी जो नेशनल लेवल की न्यूज़ चलती हैं उनको आप ट्रैक करना स्टार्ट करो। ठीक है, जीडी में इसी तरह के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं उसी के ऊपर डिस्कशन होता है। टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू की बात है जो हमने करी है कि लाइक दे विल आस्क यू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू करिकुलम। तो उसमें इंडेस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडेस सबसे पहले पढ़ो। ऑडिट केवल ऑडिट फॉर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ऑडिट फॉर्म्स के लिए लाइक यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो दैट इज अभी मैं लास्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चंस जो पूछूंगा, उसमें आई विल कवर वन क्वेश्चन अबाउट दैट। तो टेक्निकल क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसको सुनने में बड़े इजी लगते हैं, जैसे कि सपोज व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये सुनने में बड़ा इजी है कि हम आपको क्यों सिलेक्ट, क्यों हायर करें। ठीक है, लेकिन जब हम इसका जवाब देते हैं तो कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है, इसका जवाब एग्जैक्टली दे क्या। ठीक है, व्हाट आर योर बिगेस्ट वीकनेस जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो अगेन सवाल आ जाता है कि क्या बोले एग्जैक्टली इसमें। तो इस ये थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसकी तैयारी भी जरूरी नहीं है कि आप अभी करो, ये आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या आगे फेस करना है। और लास्ट में पार्टनर्स राउंड होता है, राइट, जो लास्ट राउंड होता है एचओडीज राउंड। तो ये पूरी प्रोसेस है। ये कुछ क्वेश्चंस है, आज हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि सब क्वेश्चंस की भी बारे में बात करें, राइट। तो ये अभी तक का जो पूरा डिस्कशन था,
उस डिस्कशन को लेके कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो बताइए मुझे, बिकॉज वी आर नाउ अबाउट टू conclude this discussion. I'll ask you few questions on that. बट इस पूरे डिस्कशन में आपको कोई भी ऐसा लगा हो कि लाइक इस जगह आपको क्लैरिटी नहीं आई हो या फिर कोई क्वेश्चन हो आपका, तो प्लीज डू आस्क मी। सर मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपोजर मेरा बैंक का था मोस्टली, हाँ हाँ। कॉन्करेंट ऑडिट एंड सेंट्रल ऑडिट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके। और स्टॉक ऑडिट्स, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 बैंक्स का मैंने स्टॉक ऑडिट किया, गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। हाँ। तो बाकी सर टैक्स में मेरा टैक्स ऑडिट का 1 2 टैक्स ऑडिट का एक्सपीरियंस है, जीएसटी का सर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो सर मैं आपके हिसाब से मतलब मेरे को क्या ज़्यादा बैंक के लिए अप्रोच करना चाहिए, बैंक के आफ्टर लाइफ, मतलब कैसा क्या थोड़ा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, ये एक चीज आप लोगों को सबको समझनी है कि जिस फील्ड में हमने आर्टिकलशिप करी है, ठीक है, उस फील्ड के कारण हम रेस्ट्रिक्टेड मत रहो कि हमको उसी से रिलेटेड जॉब मिलेगी। यू आर अ फ्रेशर एंड आर यू आर एक्सेप्टेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब्स। भले वो बैंक हो, भले वो इंडस्ट्री हो, भले वो बिग फोर हो, भले वो आईटी कंपनीज हो, ओके। भले वो कंसल्टिंग फर्म्स हो, किसी भी तरह के रोल के लिए आप पूरी तरह फिट होते हो, ठीक है। तो बैंक के एक्सपोजर के कारण हमको बैंक ही मिलेगी वैसा नहीं है। जरूर ये जरूर रहेगा कि बैंकिंग के इंटरव्यूज में आपको एक कंफर्ट रहेगा क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। यस सर। लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आपने ऑडिट नहीं किया है, आपने इंडेक्स बेस्ड कंपनीज को आर्टिकलशिप में नहीं फेस करा है, तो उसको कंपनसेट करो। ये जो टाइम मिला है आपको, उस जी। तरीके का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करो, ओके सर। ठीक है। ओके, गुड। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ऑलराइट। सो उसी पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा था आप लोगों से कि लाइक हाउ विल यू रिकॉग्नाइज अ रेवेन्यू फॉर टेलीकॉम कंपनी विच इज ऑफरिंग प्रीपेड एंड पोस्टपेड सर्विसेज, ठीक है। तो सोचा आपने क्या आंसर होगा इसका? जिसने भी सोचा है प्लीज ट्राई टू गिव योर आंसर्स, अनम्यूट करें। सर ये जैसे प्रीपेड का होता है, तो प्रीपेड में अपन अमाउंट पहले रिसीव कर लेते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपनी बाद में रहती है, परफॉर्म करते हैं अपन वो ऑब्लिगेशन अपनी, मतलब जो हाँ उसके पीरियड रहता है हाँ, कि आफ्टर की 30 डेज का प्लान रहता है। तो करेक्ट। अपन जो रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज करेंगे प्रीपेड में, उसको पहले एडवांस एज ए रिसिप्ट, एडवांस लाइबिलिटी पहले रिकॉग्नाइज करेंगे प्रीपेड को। देन आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लान्स टेन्योर, वी विल रिकॉग्नाइज फुल रेवेन्यू एज पर। वेरी गुड, वेरी गुड। और पोस्टपेड के केस में? सर पोस्ट पेड में अपन पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद अपन उसके जब मंथ एंड पे अपना, जब 30 डेज का होता है, सपोज कि किसी ने प्लान लिया, तो उसके बाद जब अपन बिल जनरेट करते हैं तो अपन उससे अमाउंट रिसीव करते हैं, तो एट दैट हम्म। मोमेंट वी विल रिकॉग्नाइज होल रेवेन्यू। ओके, तो जब बिल जनरेट करेंगे तब हम रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू? जब पेमेंट रिसीव होगा सर उनसे। जब पेमेंट रिसीव होगा तब हाँ। हम लोग करेंगे, हाँ मतलब राइट? जनरली सर वो बिल जनरेट करते हैं तो पेमेंट टाइम पीरियड में आ ही जाता है। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ हाँ बिल हाँ। जनरेट करने पे या पेमेंट रिसीव करने पे? सर पेमेंट रिसीव करने में। पेमेंट रिसीव करने पे, ठीक है। ओके। तो गुड ट्राई, डेफिनेटली गुड ट्राई। और किसी का कोई आंसर है? सेम क्वेश्चन, एनी अदर आंसर? सर पोस्टपेड के केस में एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन करना चाहिए। पोस्टपेड केस में एट द टाइम ऑफ बिल जनरेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। लेकिन बिल जनरेट हो गया और पेमेंट नहीं आया तो? सर अपन ने सर्विस तो एक्रू कर ही दी ना, वो आखिरी में फिर ऐसे केस में बेड डेप्ट हो सकता है, वो हमारा बेड डेप्ट बन जाएगा। बाकी सर्विसेज तो आपने दे ही दी है ना, तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। ओके। सो जब बिल जनरेट कर देंगे तो फिर हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर बिल आप सपोज हर 6 मंथ्स में जनरेट करते हो बिल्स, तो हर 6 मंथ्स सर में ओवर द रिकॉग्नाइज करेंगे। नहीं सर, ओवर द 6 मंथ करना चाहिए हमें। तो उस केस में तो बिल जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू। हाँ, ओवर द पीरियड होना चाहिए एज पर इंडेक्स 115 ओके। आई थिंक। All right. Okay. So good try, both of you. Yes. Uh, your answers are definitely partially right. ठीक है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि एक्यूरेसी देखो, एक चीज समझो कि जो डिफरेंस है सीए फाइनल और इंटरव्यूज के अंदर, वो ये है कि एक्यूरेसी सीए फाइनल में ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं कि आपने ये लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है ना। जस्टिफाई करने का हमारे पास मौका नहीं होता है। इंटरव्यू में हमारे पास मौका होता है कि हम ये सब सोच रहे हैं तो क्यों क्यों सोच रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर हमको अप्रोच जरूर करना है, अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को करना चाहिए, और हमारी थॉट प्रोसेस बतानी चाहिए कि हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। ठीक है। सो इसका आंसर भी ले लेते हैं। इसका आंसर बेसिकली ये है कि दोनों ही रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज होगी। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम का। तो यस सर। दोनों ही रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज होगी। और उसका रीजन ये है कि इंडेक्स में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि इफ एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस गिवन गेट सेटिस्फाइड, राइट, तो फिर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉग्नाइज करते हो। वो तीन कंडीशन आप, हो सकता है आपको याद हो अभी या ना हो, लेकिन उसमें से एक कंडीशन है बेसिकली द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द बेनिफिट एज एंड व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, राइट। कस्टमर उसको यूटिलाइज करता जा रहा है। तो टॉवर्स के जो सिग्नल्स हैं वो जैसे जैसे जनरेट हो रहे हैं वैसे वैसे कस्टमर उसको कंज्यूम करता जा रहा है। ठीक है यस ना। सर। तो ऐसे केस में यू हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रीजनिंग आपको साथ में देनी है, और उसके बाद आपको बोलना है कि दोनों ही केस में, प्रीपेड हो या पोस्टपेड हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो तरीका रहेगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही रहेगा। ठीक है। अब उसके अंदर वो और क्रॉस क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि पेमेंट आएगा तब करेंगे, बिल जनरेट होगा तब करेंगे, और उसके अंदर वो डेप्थ में जाते जाते आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये ओके। ऑफ कोर्स बड़ा टॉपिक है। ठीक है। कि कैसे उसमें हमको उन क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। लेकिन अभी जो आपने आंसर दिया है, गुड ट्राई फ्रॉम बोथ ऑफ यू। ठीक है। सो ऑब्वियसली लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप आंसर्स दोगे, यू विल गेट सर्टन पॉइंट्स फ्रॉम अस, और वो पॉइंट्स आप लोग बाद में एनकैश करा सकते हो। ठीक है। तो इधर तो एक नाम तो क्लियर है, हर्षित का, और दूसरा किन्होंने आंसर दिया है, योर गुड नेम? सर तनवीर। तनवीर, आप तनवीर। ग्रुप में एडेड हो? हाँ सर, मैंने आज ही ऐड किया था। Okay. All right. So good, Archit and Tanvir. Good try. So you will definitely get the points. So this is like one such question, जिसमें जिस तरह के क्वेश्चंस को वो लोग कवर करने की ट्राई करते हैं। इसके अलावा जैसे ऑडिट की मैं बात कर रहा था, तो ऑडिट में हम लोग स्टेट ऑडिट अगर हम लोगों ने प्रैक्टिकली नहीं करा है, तो फिर यू समटाइम्स गेट अ प्रॉब्लम कि इस सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे। ठीक है। जैसे कि ऑडिट में एक जनरल क्वेश्चन आता है कि अगर एक 50 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है, एक कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ है, उसमें मटेरियलिटी लेवल कितना सेट करना है, कितना मटेरियलिटी लेवल उसमें सेट करना चाहिए। तो व्हाट विल बी योर आंसर्स? 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी में कितना मटेरियलिटी लेवल सेट करना चाहिए? सर, मटेरियल लेवल इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सो अपन बता नहीं सकते कि कितना मटेरियलिटी होना चाहिए। ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से कुछ भी मटेरियल हो सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। ऑल राइट। सो अगर आपको कोई अमाउंट बोला जाए बताने के लिए, तो कौन क्या अमाउंट बताओगे आप? कितना सेट सर अगर करना? अगर आप ऑडिटर होते तो कितना सेट करते? सर अगर बायलॉज डिफाइंड कर रहे हैं तो हम वो ले सकते हैं। बाकी फिर
एज एन परफेक्ट फिगर तो फुल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही दिया जा सकता है। और सर ये मटेरियलिटी तो जैसे क्या कहते हैं वेरी करेगी ना सर, कि जैसे अपना रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजेक्शन है या फिर कोई लॉ और रेगुलेशन का वायलेशन है, तो कितना अमाउंट का। All right. So basically, it's difficult to define materiality at this Yes, sir. moment, right? Okay, so good try. Basically, अगर कोई आपको random question पूछते हैं इस तरह का, तो certainly it's very difficult for you to answer because of course it depends on n number of factors. ठीक है, तो Yes, sir. आपको वो factors जरूर बताने. So good try again from both of you. इसी तरह से अगर आपको पूछते हैं कि लाइक की ऑडिट मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकली रखें तो सपोज एक कंपनी है जिसका जिसने रिसेंटली एक मान लो एक कंपनी है जिसको रिसेंटली इनकम टैक्स से नोटिस आया. ठीक है, अभी नोटिस आया और डिमांड निकाली उन्होंने इनकम टैक्स ने. तो वो आप कहाँ दिखाओगे, एम्फेसिस में दिखाओगे या की ऑडिट मैटर में दिखाओगे? सर वो क्या, अगर जो डिमांड है अगर वो हाई अमाउंट की होगी, वो ऑडिटर को लगता है कि मैटर है ज़्यादा, उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल उसके स्टेटमेंट में, जो मटेरियल अमाउंट होगा ऑडिटर की मटेरियलिटी के हिसाब से। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि ओपिनियन पे इफेक्ट, मतलब ओपिनियन का तो सर वो नहीं होता है सब्स्टिट्यूट की ऑडिट मैटर, लेकिन अगर ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये मतलब उसके प्रोफेशनल जजमेंट में ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये सिग्निफिकेंट रखता है, तो उसको की मैटर में डालेगा। लेकिन अगर ये उसमें इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को अपन देखें, तो उसमें जनरली ऐसा रहता है कि जो मैटर जैसे डिस्क्लोज रहते हैं, वो अगर उसका रेफरेंस देना चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो यूजर्स की बन मतलब यूजर्स की जनरली अंडरस्टैंड के लिए कि थोड़ा मतलब इजिली मतलब वो समझ सकें, तो उसके लिए अपन ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में अपन उसका वो कर देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। तो ये तो सर मेरे हिसाब से की ऑडिटर अगर बड़ा अमाउंट है कुछ भी, तो उसका की ऑडिट मैटर में देना चाहिए। ऑलराइट, ओके, गुड ट्राई. ओके, सो बड़ा अमाउंट है तो फिर की ऑडिट मैटर, और छोटा अमाउंट है तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर में. सर सिग्निफिकेंट के ऊपर रहता है, कितना सिग्निफिकेंट लगता है उसको प्रोफेशनल जजमेंट में मटेरियलिटी के हिसाब से। ओके, ऑलराइट, ठीक है. सो देखो, इसका थोड़ा सा अलग आंसर रहेगा. ठीक है, नॉट डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन दी कि हाउ बिग इज दैट अमाउंट और हाउ मटेरियल इज दैट अमाउंट. ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि इज इट ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट. ठीक है, सो वो सर चीज अगर है तो हम लोग उसको ईओएम में लेंगे, अदरवाइज केएम में लेंगे. ठीक है, तो बट आई बिलीव कि लाइक यू पीपल हैव वेरी गुड नॉलेज एंड ऑफ कोर्स आप लोग अभी एग्जाम्स देके निकल रहे हो, तो अच्छा नॉलेज ही है आपका. तो कहने की बात सिंपल ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जितना आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, उतने आपके कैंपस के अंदर सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे. ठीक है, सो जैसे कि ये जो इतने क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे इसमें से मैंने आपसे आईएफसी का, सॉरी, केएम और ईओएम का पूछा. ऐसे ही आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, उसके कुछ एग्जांपल्स, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड, लीफो फीफो से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एक आगे भी हम लोग सेशन करेंगे. आज तो जस्ट एक स्टार्टिंग सेशन था. एक सेशन हम लोग केवल और केवल कैंपस के इंटरव्यू क्वेश्चंस पे करेंगे, तो और आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी उसमें. राइट, सो गुड जॉब बोथ ऑफ यू, दैट गॉट 3 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दैट ऑलमोस्ट यू हैव ट्राइड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, सो इसमें बहुत बातें और भी हैं आगे. राइट, लेकिन आज का अगर मैं बात करता हूँ कि आज के अगर डिस्कशन को अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो मेरे ख्याल से क्या लर्निंग्स रही हैं आपकी, आप खुद ही बता दो, बिकॉज आप लोग ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से इस चीज को बोल सकते हो. तो एक एक करके आप लोग की लर्निंग्स जो है रही है, एक एक या दो दो लर्निंग्स जो भी आपकी या आप क्या करने वाले हो सेशन के बाद. लेट्स टेक इट फ्रॉम यू. सर मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि एक मेरे को जनरल ओवरव्यू मिल गया कि अभी तक मेरे को पता नहीं था कि इंटरव्यू के लिए मतलब कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, कि किस एरिया में फोकस करना है, हम्म. कि किस इंडस्ट्री पे। जैसे अभी मेरे को लगता था कि जैसे मेरे का बैंक का एक्सपीरियंस है, तो मैं ज़्यादा बैंक के साइड करूँ, उसमें अदर इंडस्ट्रीज में फोकस करूँ या नहीं करूँ।
फिर मेरे को हाँ, इसका अंडरस्टैंडिंग मिले कि हाँ मेरे को अप्रोच सारे का करना चाहिए, फिर सिलेक्शन तो जो भी है वो तो फिर डिपेंड करता है वो करेक्ट करेक्ट इंटरव्यू करेक्ट। से वगैरह में। राइट, यू आर राइट ऑन दैट। ठीक है, इसमें बस मैं एक बात और ऐड करूंगा कि जितने आपके अटेम्प्ट्स हैं, राइट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, उनको कंसीडर करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो अभी। ठीक है, ओके सर। तो जो भी तैयारी कर रहे हो, उसमें ये बात और आप ऐड कर सकते हो, और अपने सीनियर्स से कांटेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने कैंपस दिया है, उनकी शॉर्टलिस्टिंग कैसी आई थी। ठीक है, तो ये एक बात है। और क्या अंडरस्टैंडिंग रही है आपकी, तनवीर? यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि मतलब किस तरीके से ट्राई करना है आगे के लिए, हम्म जॉब इंटरव्यू के लिए, कि इंडेक्स का नॉलेज होना चाहिए। और आपने जैसे एक indianbix.com के बारे में बताया हम्म कि हम्म, मैथ्स एंड रीजनिंग भी पूछा जाता है, तो ये एक नई चीज थी, ये कुछ पता नहीं था इस बारे में। हाँ हाँ, ओके, राइट। सो जहां जहां पे भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, कि लाइक ये बातें, ये एक्शंस आप लोग लीजिए, तो डेफिनेटली उन चीजों को आप लोग सोचना, राइट, उस तरह से आप प्लान करना। और आपने एक और क्या नाम है आपका? नाम नहीं लिख रहा है, लिखा हुआ है इसमें। व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? अभी देखो, आप इसमें एक काम और कर सकते हो कि वैसे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनको तो देख चेकआउट करो ही। व्हाट यू कैन, अगर आप लोग कैंपस की तैयारी के बारे में प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो ये पेज डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको दो तीन आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, और सब वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है। ठीक है, जो हम लोगों की प्रिपरेशन का प्लान होता है, 15 डेज की जो प्रिपरेशन होती है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, उसके बाद आर्टिकलशिप किस तरह से प्रेजेंट, क्या क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकलशिप के ऊपर, इंडेज के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑडिट पे कैसे क्वेश्चंस हैं, एचआर राउंड कैसा होता है, फाइनेंस, टैक्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, तो इस तरह के ये सारे इसमें सैंपल वीडियोस भी डले हुए हैं। आप इनको एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। इसकी भी जो लिंक है मैं एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और यूट्यूब चैनल पे जाके आपको कौन से इंडेक्स पढ़ने चाहिए, और अटेम्प्ट कितना मैटर करते हैं, इस तरह के और वीडियोस मिलेंगे। तैयारी को लेके देखो, जो अभी मेरा एक सजेशन है, जो आप लोग कर सकते हो, हम लोग नॉर्मली जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, स्टूडेंट्स या जो अभी जिनकी क्वेरी आती है कि हमको तैयारी स्टार्ट करना है, उनको हम लोग रिकॉर्डेड दे देते हैं, अभी जस्ट जो क्लास कंप्लीट हुई है। और ये बात मैं समझता हूँ कि आप सीए के जो रिजल्ट होते हैं वो पूरी तरह अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, पता नहीं होता है कि हम लोग सिलेक्ट क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। तो इसलिए व्हाट वी प्रोवाइड इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, और वो रिकॉर्डेड सेशन वी प्रोवाइडेड 999, राइट। और बाद में जब आप क्लियर होते हो, जब भी क्लियर होते हो, राइट, नॉट नेसेसरली कि आपको मतलब इमीडिएटली रहता है, वेन एवर यू गेट क्लियर, तो फिर आपको रिमेनिंग अमाउंट देना रहता है, दैट इज 3000। सो ये जो चीजें हैं, ये केवल और केवल इसलिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है ताकि जो रिस्क है ऑफ रिजल्ट्स, दैट गेट्स मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो उसके बारे में तो खैर हमारे ऑफिस आपको ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे कि लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट, देन बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स देखो, और साथ में उसके अलावा यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर, डू सम सेल्फ प्रिपरेशन। और जब हमारी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी रिजल्ट्स के बाद, तो उसको, और रिजल्ट्स के बाद देखो बहुत सारी बातें होती हैं जो रिजल्ट्स के बाद ही हो सकती हैं, रिजल्ट के पहले नहीं हो सकती है। तो अगर हम लोग अभी आप पूरी बैच कर लेते हो, और उसके बाद एक बड़ा गैप आ जाता है, तो आपको चीजें याद नहीं रहने। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी थोड़ी बहुत तैयारी करो, और रिजल्ट के बाद लाइव तैयारी करो। ठीक है, तो ये हमारा जनरली एक सजेशन होता है, क्योंकि उसके बाद ही पता चलता है कौन सी कंपनी सबको शॉर्टलिस्ट कर रही है, कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है, उस सेंटर में कौन कौन सी कंपनीज है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रिपरेशन करनी है। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एक माइंडसेट है,
वो तभी बनता है जब सामने कंपनी दिखती है। ठीक है, तो अभी अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर भी ली तो भी उतनी सीरियसनेस के साथ हम लोग इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको फिर करने का मन है तो बेसिकली यू शुड स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग्स, राइट, दैट्स द राइट वे, ताकि आपके इंडेक्स प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि इंडेक्स हम लोग उसमें सब कुछ कवर करते हैं। ऑडिट प्रिपेयर हो जाए, टेक्निकल सारी चीजें प्रिपेयर हो जाए, एंड पोस्ट दैट यू कैन डू ऑल काइंड ऑफ प्रैक्टिस, राइट। सो दैट इज वन थिंग which right now has been opted by few of the students. Right. So this is what is all there. ऐसा नहीं कि like अभी और sessions नहीं होंगे, right? We will be doing lot of sessions, okay, अलग अलग topics के ऊपर, और बहुत सारी information which we have, definitely I will try to share with few people. ठीक है. So great. Thank you very much for your active participation. जिन्होंने answers दिए हैं, right? आप लोग को you will get the prizes on the group, right? मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यू विल गेट दोज प्राइजेस। ठीक है, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड आई सी यू इन द फ्यूचर सेशंस एंड अपकमिंग सेशंस। ऑल राइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।